हेलो, वेलकम टू अवर फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे, हमारे पास हम शुरू कर रहे हैं हमारी जो वर्ग दो की कक्षा है, जैसे कि उसमें त्रिकोणमिति का परिचय। ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है डियर, कि हम किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से स्टडी कर लें। उसके लिए सबसे पहले होता क्या है कि हम शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन फिर थोड़ा सा क्या होता है कि कहीं ना कहीं कठिन क्वेश्चन आने के बाद में, टफ क्वेश्चन आने के बाद में थोड़ा सा मन विचलित होने लगता है। ऐसा होता है कि दो चार क्वेश्चन जो इजी है वो तो कर लो अपन, और लेकिन फिर उसके बाद क्या है कि जब टफ क्वेश्चन आ जाता है तो टफ क्वेश्चन में फिर मन डगमगाने लगता है। ऐसा होता है कि कौन करेगा इसको, छोड़ो इसको, कोई मतलब नहीं। लेकिन एक्चुअली जब हम बेसिक पूरा कंप्लीट करके चलते हैं किसी टॉपिक का, तो मुझे नहीं लगता कि फिर किसी क्वेश्चन को छोड़ने का मन करेगा। क्यों? क्योंकि तुमको उसका बेसिक फंडा पूरा याद है ना। अब बेसिक कहां से उठाएं? बहुत सारी बुक्स है, बहुत सारे अच्छे अच्छे पब्लिकेशन है, सब बहुत बढ़िया है, अच्छा सारा कंटेंट मटेरियल। लेकिन हम जो पढ़कर आए हैं, हमने जो बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक थिंग्स जो पढ़ रखी है ट्रिग्नोमेट्री की, वो कहां पढ़ी है? हमारी 10th क्लास में स्टार्ट होती है। तो क्यों ना एक बार फिर से अपन 10th का एक बार ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का रिवीजन कर लेते, ताकि हमको वापस से हमारी मेमोरी में वो सारी चीजें आ जाए, वापस से हमको रिवीजन हो जाए कि हमने क्या क्या पढ़ा था उस समय, क्योंकि वो जल्दी कैच करता है ना। तो देखते हैं अपन लेक्चर के पास। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मैं आपका टीचर हूं मंगलेश परक्या। तो आप जो है यहाँ में आपको जो हेल्पफुल क्वेश्चन होंगे, जो बेसिक क्वेश्चन होंगे, कैसे हम उनको शॉर्टकट तरीके से करेंगे, ये आपको सिखाने वाला हूँ। मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि कंटेंट जो है वो आप तक लगातार पहुंचता रहे। आपके फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। इवन ये लेक्चर हमारा बहुत अच्छा रहने वाला है, ताकि जो भी ऐसे बच्चे जुड़ रहे हैं, जो भी ऐसे कैंडिडेट जो हमसे जुड़ रहे हैं, इस लेक्चर के माध्यम से जुड़ रहे हैं, वो अपना बेसिक इस कॉन्सेप्ट है वो सारा क्लियर कर ले, ताकि जल्दी से जल्दी जो है उनको एग्जाम में क्या है कि हेल्प मिल जाए। चलते हैं अपन लेक्चर की ओर। उससे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वंस अगेन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू द टिग्नोमेट्री। ये हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ टिग्नोमेट्री लिख रहा हूं मैं, आईटी इंट्रोडक्शन ऑफ टिग्नोमेट्री। हमारे लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस 100% पूछे जाते हैं, 100% पूछे जाते हैं। इसलिए बड़े ध्यान से इस चैप्टर को समझना। साथ साथ में आप चाहें तो इसके नोट्स भी बना लेना, क्योंकि बहुत सारी चीजें क्या होती है कि हम चैप्टर पे, जब हम चैप्टर पढ़ते हैं ना, चैप्टर पे क्या है कि डायरेक्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। ठीक है, अभी होता क्या है कि हमको क्वेश्चन करने से पहले उसका बेसिक जो है वो पता होना चाहिए। वर्ग दो ग्रेड 2 जो आप एमपी एग्जाम क्लियर करने वाले हैं, है ना, यूएसबी के थ्रू जो वैकेंसी निकलने वाली है, उसको आप जो तैयारी कर रहे हैं, उसमें ये लेक्चर आपका बड़ा हेल्पफुल होगा। आई ऑल्सो क्रैक दैट एग्जाम इन द 2018, एंड रिसेंटली आई एम इन द जॉब, एंड आई एम इन द करेंट, आई एम अ टीचर ऑफ मिडिल, एज ए वर्किंग एज ए मिडिल टीचर समवेयर। तो आपको जो है मैं बहुत सारी हेल्पफुल चीजें बताने वाला हूँ, ट्रिक बताने वाला हूँ, और कैसे आपको टॉपिक के क्वेश्चंस को सोल्व करना है, कैसे एग्जाम का प्रेशर हैंडल करना है, वो सारी चीजें अपन बीच बीच में बात करते रहेंगे। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा अपन। हमारा जो लेक्चर है वो है त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आगे बढ़ते हैं। इसमें जेएफ हर्बर्ट ने बहुत अच्छी बात लिखी है, संभवतः त्रिकोणमिति के अतिरिक्त गणित की कोई भी ऐसी शाखा नहीं है जो उसकी मध्य स्थिति का स्थान ले सके। यानी कि त्रिकोणमिति जो है बेटा, वो क्या कर रहा है, वो बहुत गणित की सारी शाखाओं के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? ब्रिज का काम कर रहा है, जो दो अलग अलग हिस्सों को क्या करता है बेटा, जोड़ देता है। ये दो अलग अलग अगर अपने हिस्से मान लिए, एक हिस्सा इधर है, एक हिस्सा इधर है, तो ये इसकी तरह क्या काम कर रहा है बेटा, ब्रिज की तरह काम कर रहा है। तो त्रिकोणमिति ऐसी शाखा है जो सभी अन्य शाखाओं को जोड़ने का काम करती है।
चलिए आगे देखते हैं। इसका इंट्रोडक्शन, इसकी भूमिका। भूमिका का मतलब ये होता है कि भाई हम इसके आगे बात चल रहे हैं। आपको यहाँ पर क्या है कि कुतुब मीनार का चित्र दे रखा है, बढ़िया एकदम। और इसमें क्या बोल रहा है वो, आपने अपनी पिछली कक्षा में त्रिभुजों के विशेष रूप से समकोण त्रिभुजों के बारे में आपने क्या अध्ययन कर चुके हैं। आइए हम आपके आसपास के परिवेश के कुछ ऐसे उदाहरण लें जहां समकोण त्रिभुज बनने की कल्पना की जा सकती है। सबसे मेन चीज आपको समकोण त्रिभुज समझ में आना चाहिए। समकोण त्रिभुज जो है वो तो हम कब से ही पढ़ रहे हैं। समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। हम समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जो है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है, हम जानते हैं ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल जो है बेटा वो कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि कुतुब मीनार, इसके सामने जो है यहाँ पर लड़के खड़े हुए हैं। ये इधर आप देखेंगे नीचे की ओर, और यहाँ पर अगर हम इसको सीधा स्ट्रेट देखें और इसके बेस की बात करें तो यहाँ पर हमको 90 डिग्री का एंगल दिखाई दे रहा है ना। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। वह त्रिभुज जिसका एक कोण जो है वो 90 डिग्री का हो, क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये तो अपन जानते ही है। समकोण त्रिभुज से जुड़ी हुई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय जिसको अपन बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। आगे बात करते हैं। मान लीजिए कि एक स्कूल के छात्र कुतुब मीनार देखने गए हैं। अब यदि कोई छात्र मीनार के शिखर को देख रहा है तो एक समकोण त्रिभुज बनने की कल्पना की जा सकती है। यदि हम भी खड़े होते हैं तो हम भी क्या उसके टॉप को देखेंगे तो बिल्कुल जिस तरीके से डॉटेड लाइन आपको यहाँ दिखाई दे रही, इसी शीर्ष क्रम में खड़े रहेंगे। ये जो होगा हमारे पास सीधा खड़ा रहेगा, और यहाँ से ये इसका आधार हम एक काल्पनिक रेखा के माध्यम से जोड़ लेते हैं। तो एक तरीके से हमको ये पूरा भाग जो है बेटा कैसे दिखाई दे रहा है, एक समकोण त्रिभुज की भांति दिखाई दे रहा है। आकृति 8.1 में दिखाया गया, क्या वास्तव में मापे बिना ही छात्र मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर सकता है क्या। हमारे पास ये बहुत सारे इस टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, कोण, और हम क्या कर सकते हैं कि दूरी के आधार पर भी हम इसकी ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसके अनुप्रयोग में। मान लीजिए कि एक लड़की नदी के किनारे स्थित अपने मकान की बालकनी पर बैठी हुई है और वह इस नदी से दूसरे किनारे पर स्थित पास ही के मंदिर की एक निचली सीढ़ी पर रखे गमले को देख रही है। इस स्थिति में एक समकोण त्रिभुज बनने की कल्पना की जा सकती है, जैसा कि आकृति 8.2 में दर्शाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर कि लड़की यहाँ खड़ी है, इसका आधार ये हो गया, और यहाँ सीढ़ियों पर, मंदिर की सीढ़ी पर यहाँ पर क्या रखा हुआ है बेटा, गमला रखा हुआ है। ये देखिए ये गमला है और ये लड़की यहाँ खड़ी हुई है, और ये इस बिल्डिंग का क्या हो गया बेटा, ऊंचाई हो गई। ये हो गया आधार, है ना। तो इस प्रकार से हम आगे और भी चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए कि एक गर्म हवा वाला गुब्बारा हवा में उड़ रहा है। आसमान में उड़ने पर इस गुब्बारे को एक लड़की देख लेती है, और वह इस बात को बताने के लिए वह अपने माँ के पास दौड़कर जाती है कि गुब्बारे को देखने के लिए उसकी माँ तुरंत घर से बाहर निकल आती है। अब मान लीजिए कि जब पहले लड़की गुब्बारे को देखती है, गुब्बारा बिंदु ए पर था। जब माँ और बेटी दोनों ही गुब्बारे को देखने के लिए बाहर निकलती है, तब गुब्बारा अन्य बिंदु पर आ चुका होता है। आपको दिख रहा है पहले गुब्बारा ए में, और उसके बाद उड़ता हुआ गुब्बारा जो है वो बी बिंदु तक, ए से कहां शिफ्ट हो गया, बी पर चला गया। ठीक है। क्या आप जमीन के उस स्थान से जहां माँ और बेटी दोनों खड़ी है बी की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इस प्रकार से इसके अंदर हम, ये तो अनुप्रयोग वाले क्वेश्चन है। आइए हम आगे चलते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि यहाँ पर हम केवल अभी शुरुआत में आधारिक तौर पर, बेसिक तौर पर हम समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। आपको पता चल गया ना समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होगा जिसमें एक कोण हमारा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। आपने इसके अलावा भी बहुत सारे त्रिभुज पढ़े होंगे, लेकिन अभी उसकी एप्लीकेशन जो है ना, उससे संबंधित जो है पार्ट हमने आगे पढ़ रखे हैं, क्लास 11th में हमारे पास आते हैं। अभी हम बात करेंगे ऊपर बताई गई सभी स्थितियों में दूरियां अथवा ऊंचाइयां कुछ गणितीय तकनीकों जो त्रिकोणमिति नामक गणित की एक शाखा के अंतर्गत आते हैं लागू करके ज्ञात किया जा सकता है। इस समकोण त्रिभुज से संबंधित चाहे कोई भी चीज हो, जैसे अपन ऊंचाई की बात करें, है ना, और हम कर्ण की बात करें, हम आधार की बात करें, तो ये हम एक विशेष तकनीक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं।
संबंध द्वारा, जिसको अपन त्रिकोणमिति अनुपात कहेंगे, आगे देख रहे हैं, उसके माध्यम से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। अंग्रेजी शब्द त्रिकोणमिति की व्युत्पत्ति, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि भाई त्रिकोणमिति शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो त्रिकोणमिति शब्द यानी कि ट्रिगोनोमेट्री, बहुत सारे बच्चे ट्रिगोनोमेट्री की स्पेलिंग भी गलत लिख देते हैं, तो याद रखना ट्रिगोनोमेट्री की स्पेलिंग TRIGONOMETRY, ट्रिगोनोमेट्री है ना, ये होगी कि व्युत्पत्ति ग्रीक शब्दों में हुई है, जिसमें दो शब्द को अलग अलग करके बनाया है। एक तो है ट्राई, जिसका अर्थ है तीन, और गोन, जिसका अर्थ होता है भुजा, और मेट्रोन जो है, जिसका अर्थ होता है बेटा माप। यानी कि अगर अपन बात करें तो यहाँ तीन, पूरे ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को ही तीन भागों में बांट दिया है, ट्री, और फिर उसके बाद आ गया गॉन, और फिर उसके बाद आ गया मेट्रोन, यानी कि तीन भुजाओं वाला, तीन भुजाओं का मापन करना, यही क्या कहलाता है हमारा, या तीन भुजाओं वाला आकृति और उससे संबंधित जुड़े हुए चीजों के अध्ययन करना ही हमारा क्या कहलाता है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ठीक है। वस्तुतः त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। प्राचीन काल में त्रिकोणमिति पर किए गए कार्य का उल्लेख मिस्र और बेबीलोन में मिलता है। प्राचीन काल के खगोलविद त्रिकोणमिति का प्रयोग पृथ्वी से तारों और ग्रहों की दूरियां मापने में भी करते थे। आज भी इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञान में प्रयुक्त अधिकांशतः प्रौद्योगिकी उन्नति विधियां त्रिकोणमिति संकल्पनाओं पर आधारित है। हम इस त्रिकोणमिति का जब विस्तृत अध्ययन करेंगे, हम आगे के भाग में देखते हैं बेटा, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो गया, चाहे किसी भी टेक्निकल क्षेत्र में हो गया, आईटी के क्षेत्र में हो गया, कंप्यूटर के क्षेत्र में हो गया, नई नई टेक्नोलॉजी में हो गया, कहीं भी ऐसा पार्ट नहीं है जो ट्रिग्नोमेट्री से दूर छुपा हुआ है। अभी कुछ रिसेंटली एक दिन कुछ टाइम पहले एक रील आई थी, उसके अंदर एक जो व्यक्ति है वो लेथ मशीन पर काम करता है, और लेथ मशीन पर काम करते हुए बताता है कि भाई मेरे को अगर यहाँ पर काम करना है तो किस तरीके से मेरे को त्रिकोणमिति का यहाँ पर उपयोग करना पड़ेगा। बहुत अच्छे से उसने वो रील को अंदर समझाया था। लेथ मशीन के अंदर डिस्टेंस क्या रखना है, एंगल क्या रखना है, ये सारी चीजें जो है वो मेजरमेंट की जाती है, और वो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा के बेसिस पर ही की जाती है। आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय में हम एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का उसके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन करेंगे, जिन्हें कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। यहाँ हम अपनी चर्चा केवल न्यून कोण तक ही सीमित रखेंगे, यद्यपि इन अनुपातों का विस्तार दूसरे कोणों के लिए भी किया जा सकता है। यहाँ हम 0 से 90 डिग्री माप वाला कोणों के त्रिकोणमिति अनुपातों को परिभाषित करेंगे। हम कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात परिकलन करेंगे और इन अनुपात से संबंधित कुछ सर्व समीकरण, जिनको त्रिकोणमिति सर्व समीकरण कहा जाता है, स्थापित करेंगे। तो ये चीज जो है अपन यहाँ देख रहे हैं। अब डायरेक्ट आ जाते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में और जल्दी अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं, ताकि हम आगे का टॉपिक भी इसमें कवर कर सकें। ठीक है। तो देखिए, आपको त्रिकोणमिति अनुपात यहाँ पर दिख रहा है। मैं आपको सीधे सीधे और सरल भाषा में समझा देता हूं। हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, आपको चित्र में एक जो है बेटा, यहाँ पर चित्र में आपको एक समकोण त्रिभुज जो है बेटा दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। समकोण त्रिभुज में मैं यहाँ मार्क कर रहा हूं, आप ध्यान से दीजिएगा। समकोण त्रिभुज में आपको सबसे पहले जो है वो दिख रहा है 90 डिग्री का कोण, जो कि यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हो गया हमारा 90 डिग्री। ये 90 डिग्री वाला कोण। अब एक जो है वो खड़ी भुजा है, एक जो है वो आड़ी भुजा है, और एक जो है वो थोड़ी टेढ़ी भुजा है। ये मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि 90 डिग्री के कोण के सामने वाली जो भुजा है बेटा, आपको पता है ये वाली भुजा जिसकी मैं बात कर रहा हूं, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो सबसे लंबी भुजा है, और समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा जो होती है उसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं उसको? कर्ण। फिर हम मान लेते हैं कि हमारा जो न्यून कोण है, ये जो दो कोण बच गए 90 के अलावा जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक तो यहाँ सी वाला और एक ए वाला, ये दोनों जो बेटा होते हैं ना बेटा, ये दोनों न्यून कोण होते हैं। क्या होते हैं? दोनों न्यून कोण। और इन्हीं न्यून कोणों को न्यून कोण, इन्हीं न्यून कोणों को हमें यहीं पर इनका मान ज्ञात करना होता है। इन्हीं न्यून कोणों से हमें अन्य अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात भी ज्ञात करने पड़ते हैं। सबसे मेन चीज क्या होती है, हम ये तो समझ गए कि
एक हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, और इस समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज हमने यहां मान लिया, इस समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री हो गया, यहां नाम दे दिया ए, यहां नाम दे दिया बी, यहां नाम दे दिया सी। इसमें हम बात करते हैं कि ये जो कोण होता है, कभी कभी न्यून कोण हम इसकी माप करते हैं। तो आप देखिएगा कि दो तरीके से, मैं सबसे पहले तो आपको ये समझा देता हूं। यहां पर यदि आप माप जो है वो नीचे वाले कोण की माप कर रहे हैं, नीचे वाले कोण को आप माप रहे हैं और इससे संबंधित गणना कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे लंबी भुजा जो है वो तो हो जाती है आपकी कर्ण, हो गई। और अगर हम नीचे वाला कोण ले रहे हैं, है ना, तो इस कोण की माप को, और ये जो भुजा आपको दिख रही है अन्य दो भुजाएं, तो ये जो कोण कर्ण और जिस भुजा के बीच में हम काउंट करते हैं, तो ये जो दूसरी भुजा है अन्य भुजा, ये कहलाती आधार। क्या कहलाएगी बेटा? आधार, ठीक है, आधार। और ये जो शेष बच गई है ये कहलाएगी आपकी लंब, लंब वाली भुजा, ठीक है। अब हम देखते हैं ये जो मैंने समझाया आपको, इसमें आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक चित्र और मैं आपके सामने बना रहा हूं और उसमें भी समझ लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज हो गया, हमारे नाम हो गया ए, इसका नाम हो गया हमारा बी, इसका नाम क्या हो गया बेटा? सी। यहां आप 90 डिग्री तो बना ही रहे, वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि आप गणना अगर न्यून कोण की ऊपर वाले की गणना कर रहे हैं, ठीक है, इस ए वाले की गणना कर रहे हैं, और ये सबसे लंबी भुजा तो पता ही है, इसका नाम क्या होता है? कर्ण हो गया। और ये जो अगर हम किसकी माप कर रहे हैं? इस ऊपर वाले कोण की, तो फिर आपका ये जो भुजा है ना, खड़ी वाली भुजा, इसको काय की गिनती में लेंगे अपन? आधार। शॉर्ट में लिख रहा हूं, आधार, है ना। और ये जो नीचे वाली भुजा को काउंट करेंगे, ये हो जाएगी हमारी लंब। बस ये फर्क आपको थोड़ा सा यहां ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। यदि अगर मान लो इस चित्र के माध्यम से जो मैं मिटा रहा हूं, इस बड़े चित्र के माध्यम से अगर मैं बात करूं कि मैं अभी कौन से कोण की माप कर रहा हूं, फिर से एक बार समझ लेते हैं। मैं अगर जो है वो ए वाला कोण की माप कर रहा हूं, तो अगर ये कोण अगर मैं माप कर रहा हूं, तो नीचे वाली भुजा जो होगी ये होगी मेरी आधार। ये नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है आधार, आधार कौन हो गया? इसमें इसमें आधार है ए बी। और लंब कौन हो गया? तो लंब वाली भुजा जो है वो कौन होगी बेटा? बी सी। और कर्ण जो है, कर्ण का नाम क्या हो गया बेटा? ए सी। तो हमको एक यहां पर त्रिकोणमिति की बात करते हैं, तो त्रिकोणमिति में हमको कम से कम समकोण त्रिभुज के बारे में ये तो पता चल गया कि आधार किसको कहते हैं, लंब किसको कहेंगे और कर्ण किसको कहेंगे। एक चीज ये थी, यदि हम इसमें एक बार और समझ लेते हैं, मैंने आपको दोनों तरीके बताए। अगर हमारा कोण, अगर हम ये ए नहीं लेते हैं, और कोण अगर हम मान लीजिए कौन सा कोण लेते हैं बेटा? समझ गए आप? सी वाला। एक और न्यून कोण बच रहा है ना, अगर हम ये कोण नहीं लेते हुए हम कौन सा कोण लेंगे? हम कोण लेंगे हमारा सी वाला। तो आपको पता है ये न्यून कोण अगर ले रहे हैं तो कर्ण तो राइट है, और ये जो भुजा होगी ये होगी आधार। ये आधार, तो नीचे वाली जो भुजा है वो क्या बच गई बेटा? लंब बच गई। क्योंकि इन्हीं दोनों न्यून कोणों के आधार पर भुजाएं तय होती है और भुजाओं के अनुपात तय होते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहां सीएबी संक्षेप में, यहां सीएबी संक्षेप में एक न्यून कोण है, कोण ए के सापेक्ष भुजा बीसी की स्थिति पर ध्यान दीजिए। यह भुजा कोण ए के सामने है, इस भुजा को हम ए की सम्मुख भुजा कहते हैं। भुजा एसी समकोण त्रिभुज का कर्ण है, भुजा ए भी कोण ए का एक भाग है, अतः हम इसे कोण ए की संलग्न भुजा कहते हैं। ये तो वैसे ही हम सारे पार्ट में हमने कंप्लीट कर लिया, इसको वैसे देखने की जरूरत ही नहीं है। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि अगर न्यून कोण आपका नीचे वाला है तो उसके सामने वाला लंब होगा, साथ वाला आधार होगा। और अगर न्यून कोण हम ऊपर वाले की बात कर रहे हैं तो इसके साथ में कर्ण है, तो कर्ण के साथ में दूसरी भुजा वो आपको हमेशा आधार ही लेनी है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं।
तो इस टॉपिक में हमको लगता है कि इसमें कुछ भी बाकी नहीं रहा है, आगे बात करते हैं। ये भी वही है। अब आ जाते हैं हम त्रिकोणमिति अनुपात पर। त्रिकोणमिति अनुपात क्या है? देखिए बेटा, साधारण सी बात है, त्रिकोणमिति अनुपात कुछ भी नहीं होकर हमारे भुजाओं के अनुपात होते हैं। भुजाओं कैसे? अब आप देखते हो यहाँ पर, ये अपने पास कितनी भुजाएं बेटा? 3 भुजाएं। नंबर 1 हमारे पास जो है वो कौन हो गया? कर्ण। फिर हमारे पास इसको लंब गिन लेते थोड़ी देर के लिए, तो दूसरा ये जो भुजा आपको दिखाई दे रही है BC, ये हमारे पास कौन सी हो गई? BC। इसको क्या मान लिया अपन ने? लंब मान लिया। और AB जो है वो क्या मान लिया अपन ने? आधार। ये तीसरे नंबर की भुजा हो गई और नीचे वाला हो गया आधार। अब हम क्या करते हैं कि जब हम इन तीनों भुजाओं का अनुपात निकालते हैं तो ये कहलाते हैं आपके कौन से? त्रिकोणमिति अनुपात। और त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं बेटा वो इस प्रकार से होते हैं, देखिएगा। अगर मान लीजिए किसी स्थिति में मैंने एक यहां पर ड्रॉ कर दिया है, ये हो गया मेरा समकोण त्रिभुज, समझ लीजिए। ये नाम हो गया मेरा ए, सॉरी नाम ए में नीचे दे देता हूं ताकि अपनों को थोड़ा सा क्लियर रहे, ताकि जिस चीज से अपन पढ़ रहे हैं वैसे अपनों को थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। मैंने नाम दे दिया ए, ये हो गया आपका बी, और ये कौन सा हो गया? सी, अकॉर्डिंग टू ऊपर वाले फिगर। तो मैं यहां से बात कर रहा हूं कि अगर आप न्यून कोण कौन सा ले रहे हैं बेटा? ए वाला न्यून कोण ले रहे हैं। तो हम जानते हैं कि अगर ये कोण न्यून कोण यहां बन रहा है तो ये तो आपकी कौन सी हो गई? कर्ण। ये शॉर्ट में लिखूंगा, ये कौन सा हो गया आपका? लंब। और ये कौन सा हो गया आपका? आधार। ठीक है। तो साइन, सबसे पहले यहां जो आपको दिख रहा है साइन, ये क्या होता है बेटा? कोण ए की सम्मुख भुजा और कर्ण का अनुपात। अब कोण ए की सम्मुख भुजा कौन होगी बेटा? लंब, है ना। कोण ए के सामने वाली भुजा लंब, और कर्ण का क्या होता है? अनुपात। इसी तरीके से कोसाइन क्या होता है? कोण ए की संलग्न भुजा का कर्ण से अनुपात। कोण ए ये रहा, इसकी संलग्न भुजा ये रही, और संलग्न मतलब कोण ए से लगी हुई कर्ण के अलावा आधार और कर्ण का जो होता है अनुपात होता है। अब मैं इसको समझा देता हूं कि कोण तो कौन हो गया? हमारा ए हो गया, तो इसको ऐसा लिखते हैं साइन ए। साइन ए यानी कि संक्षिप्त रूप है किसका? साइन ए का। साइन ए बराबर में क्या हो गया? ये हो जाएगा, आपको दिखाई दे रहा है कोण ए की सम्मुख भुजा जिसको मैंने नाम दिया लंब, और बटे में क्या हो जाएगा बेटा? कर्ण हो जाएगा। अब क्या होता है कि साइन ए हमको याद हो गया, लंब बटे क्या होगा बेटा? कर्ण होगा। ठीक है। फिर कोस जो होगा, कोस ऑफ ए, ये हो जाएगा आपका कितना? आधार। ये हो गया आधार। आधार बटे जो होगा वो क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। ठीक है। कभी कभी भूल जाओ तो इसको याद करने का तरीका भी है, शॉर्टकट ट्रिक भी है, वो भी अपन सीख लेंगे। यहां पर साइन ए जो है बेटा, साइन ए का लंब बटे कर्ण, और कोस ए का जो है वो क्या हो जाता है? आधार बटे कर्ण हो जाता है। तो साइन का देखो कि जब कैलकुलेशन करते हैं ना, तो वहां पर एक ट्रिक भी आती है, लाल कक्का कक्का लाल पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे बहुत सारी ट्रिक्स हैं जिससे अपन ये याद रख सकते हैं। लेकिन क्या होता है जब हम वापस वो बड़ा लिख के और अपन करते हैं, याद करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि बहुत टाइम चला जाता है। तो डायरेक्ट हमको उस रेशियो पर जंप करना है। साइन है, साइन है तुरंत याद आना चाहिए, लंब बटा कर्ण याद आना चाहिए। लेकिन क्या होता है कभी कभी हमको भूलने में आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, साइन ए का कैसे याद रखोगे आप? साइन ए, जैसे ही साइन ए याद आए तो हमको लंब को लाल कुमार बोल देना, लंब को बोलना है लाल, और कर्ण को क्या बोल देना? कुमार, है ना। तो ऐसे याद रह जाएगा। अभी मैं आपको वापस पूछ लेता हूं कि भैया यहाँ पर साइन ए का जो अनुपात हम पढ़ेंगे वो क्या होगा? साइन जो होता है वो किसका अनुपात होता है? कौन कौन सी दो भुजाओं का अनुपात होता है? तो आपको तुरंत याद आ जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा हम स्पेस क्लियर कर लेते हैं। तो हम यहां देखेंगे भैया साइन जो है किसका अनुपात है? आपको याद भी हो गया होगा इतने में। तो यहां लिखने वाला हूं मैं साइन ए किसका अनुपात है। तो मैंने अभी क्या बताया? साइन कौन करता है? वैसे याद रख लो, साइन कौन करता है? लाल नाम का आदमी करता है ना। ये साइन कैसे करता है? लाल पेन से करता है ना। जब भी साइन करेगा रेड पेन से करेगा, लाल पेन से करेगा। साइन का क्या हो जाएगा? लाल कुमार। लंब बटे क्या हो जाएगा? कर्ण। दूसरे नंबर पे कोस, तो कोस का जो अनुपात होता है मैंने बताया आधार। आधार बटे क्या होता है बेटा? कर्ण। तो साइन ए ये हो गया लंब और कर्ण का अनुपात।
कोस ए, आधार रो किसका हो गया, कर्ण का अनुपात। कोस को कैसे याद रखेंगे, आदर्श कुमार। साइन करने का काम लाल पेन से लाल कुमार। कोस, कोस जो होगा वो एक आदर्श लड़का है, ऐसा याद रख सकते हैं ट्रिक बना के। कोस का क्या हो जाएगा, आदर्श कुमार। ठीक है। टेन और ए, टेन ए ये होता है लंब बटे में आधार। टेन ए जो है वो कौन हो गया, लंब बटे में आधार। लंब और आधार का, लंब और आधार का अनुपात जो होगा वो क्या कहलाएगा बेटा, टेन ए कहलाएगा। तो हम बात करते हैं लंब बटे आधार, इसका कैसे याद रखोगे बताओ। टेन ए का, टेन ए का सिंपल है बहुत, साइन कोस से भी सिंपल है। टेन का क्या हो गया, लंबा आदमी। बात में टेन ए नाम का आदमी जो है वो लंबा है, लंबा आदमी है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा, टेन टेन ए कैसे निकल जाएगा, लंब बटे आधार, लंबा आदमी। ठीक है। तो आपको इसको कुछ तरीके से तो आपको याद हो ही गया होगा, और जो बचा है एक बार और अपन रिवीजन कर लेते हैं, तीनों का रिवीजन कर लेते हैं। थोड़ा सा आप भी बताइएगा कि कैसे हुआ है। ठीक है। उसके बाद 1 सेकंड करके अपन गैप लेके फिर इसको लिखते जाएंगे। ठीक है ना। अपन देख रहे हैं साइन का, देखिए साइन का बोलो फटाफट बेटा, अभी याद कराया था मैंने। साइन का कौन है, आदर्श कुमार या लाल कुमार। ये देखिए साइन कैसे करेगा, रेड पेन से पता है, लाल, लाल कुमार लंब बटेगा। कोस कौन है, आइडियल पर्सन, ठीक है, आदर्श कुमार है ना। और टेन, टेन का बताया था, ये तो याद दिखा होगा मेरे को पता है टेन का। हाँ वही, टेन का क्या हो गया, लंबा आदमी। ठीक है। टेन का हो गया, टेन का हो गया लंबा आदमी, है ना। ये टेन का अच्छा है, लंबा आदमी, है ना, लंब बटे आधार हो जाता है। ये तीन त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन साइन है, कोस है, टेन है, अपन ने पढ़ लिए। तीन त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो और है, वो अपन देखेंगे इसके अगले वाले लेक्चर में। और फिर अपन, ये इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन के बाद जस्ट इस लेक्चर के बाद में एक लेक्चर और अब तक पहुंचने वाला है, तो ताकि आप तुरंत इसके बारे में डिटेल कर लीजिए। ऐसे इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के कम से कम 6 से 7 लेक्चर हम तैयार करेंगे और इसके अंदर पूरा इसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक लेक्चर में ही हमको क्या है, मान लीजिए कि अभी तो अपन इंट्रोडक्शन पर आए हैं जिसमें अपने को बहुत सारा सीखने को मिला है ना। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड कैसे बना है ना, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैसे हुआ है ना, किस किस का क्या क्या अर्थ है। ठीक है। आगे हम जो देखेंगे अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे कि और तीन जो, ये भी मैंने आपको केवल तीन ही त्रिकोणमितीय अनुपात बताए, साइन कोस और टेन। इसके बाद हम बात करेंगे कोट सेक और कोसेक की। आपने वैसे काफी तक जो बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो नई शुरुआत कर रहे हैं, जो इंटरेस्टेड है, उनके लिए तो ये बिल्कुल रामबाण की औषधि वाला काम है कि भैया आपको जो है पूरी 100% तैयारी हो जाएगी। अपने सारे मित्र जो बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं उन तक भी ये लेक्चर पहुंचाएं, और जरूर ये लेक्चर जो है आप शेयर कर लें। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट तक ये पहुंचाने की कोशिश करें ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सफलता हासिल कर सके। थैंक यू।